हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष शरण। कॉग्निजेंस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बीपीएससी। सो बीपीएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन से हम बीपीएससी के पैटर्न को समझेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक को भी हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं 64 बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। मतलब पशुपालन और खेती के इंडिया में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। चार ऑप्शन है। फर्स्ट है अंजीरा, सेकेंड ऑप्शन है दमसादत, थर्ड ऑप्शन है किली गुल मोहम्मद, फोर्थ ऑप्शन है मेहरगढ़। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यानी मेहरगढ़ करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं सारे ऑप्शंस को। चारों के चारों ऑप्शंस यानी अंजीरा, दमसादत और किली गुल मोहम्मद और मेहरगढ़, ये चारों के चारों पाकिस्तान के बालूचिस्तान रीजन से बिलोंग करते हैं। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे दमसादत एक एंसेंट सेटलमेंट है बालूचिस्तान रीजन में, जो कि कहीं ना कहीं आईबीसी से जाके कनेक्ट होता है एंसेंट टाइम में। अब देखते हैं किली गुल मोहम्मद के बारे में। किली गुल मोहम्मद जो है अपने डोमेस्टिक एनिमल के लिए जाना जाता था। ये एक नियोलिथिक साइट है और ये बालूचिस्तान के कीटा वैली में स्थित है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। हु रोट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी। मतलब पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी के ऑथर कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सेटियस, सेकंड ऑप्शन है प्लानी, थर्ड ऑप्शन है टॉलमी और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रॉबो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विलियम एच एस्कॉफ। ये एक किताब है जिसको रोमन लैंग्वेज में लिखा गया था और ये किताब खास करके डिस्क्राइब करता है नेविगेशन और ट्रेडिंग के बारे में। ये किताब एंसेंट टाइम में लिखा गया था और ये व्याख्या करता है कि कैसे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के बीच में ट्रेड कैसे होता था और लोग नेविगेट कैसे करके एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की ओर जाते थे। जैसे कि जो भी पोर्ट्स थे रेड ओशियन के आसपास में, उनका ट्रेडिंग कैसे होता था इंडियन ओशियन में जो भी पोर्ट्स थे। तो यानी कि इसका ऑप्शन ई करेक्ट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब इनमें से किसने गोल्ड कॉइन को लार्ज स्केल में इशू किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है पुष्यमित्रा शुंगा, सेकेंड ऑप्शन है मिनेंडर, थर्ड ऑप्शन है भीमा खटपतिस और फोर्थ ऑप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी भीमा खटपतिस। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पुष्यमित्रा शुंगा ये एक पोस्ट मॉडर्न रूलर है जिसने लास्ट मॉडर्न किंग बृहद्रथ की हत्या कर शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। अब देखते हैं मिनेंडर के बारे में। मिनेंडर एक इंडो ग्रीक रूलर थे जिसने आज से लगभग 2200 साल पहले इंडिया पे राज किया था, इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे। इसने भीमा खटपतिस रूलर ने फर्स्ट टाइम इंडिया में प्योर गोल्ड का कॉइन इशू किया था। अब चलते हैं भीमा खटपतिस के बारे में। भीमा खटपतिस एक कुषाण रूलर थे जो कि 50 बीसी में रूल किया करते थे। भीमा खटपतिस कुषाण रूलर के थे और इसने फर्स्ट टाइम इंडिया में गोल्ड कॉइन लार्ज स्केल पे इशू किया था। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। द रूलर ऑफ स्वर्णभूमि who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance। मतलब रूलर के वो कौन से राजा थे जिसने नालंदा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की स्थापना की और देवपाला से रिक्वेस्ट किया अपने एम्बेसडर के थ्रू कि वो नालंदा के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के मेंटेनेंस के लिए 5 गांव का अनुदान दे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है धरिंद्र, सेकेंड ऑप्शन है संग्रामा धनंजया, थर्ड ऑप्शन है बालापुत्र देवा, फोर्थ ऑप्शन है चूड़ामणि वर्मन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बालापुत्र देवा। अब देखते हैं बालापुत्र देवा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे कि
बालापुत्र देवा आज के थाईलैंड को, यानी कि पहले के समय में एंशिएंट टाइम में थाईलैंड को जाना जाता है स्वर्ण भूमि के बारे में। तो आज के थाईलैंड के ये रूलर थे बालापुत्र देवा, जो कि लगभग 9th सेंचुरी एडी में थाईलैंड पे रूल करते थे, जो कि श्री विजया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब देखते हैं 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या क्या है? तो फर्स्ट है बर्न्ड ब्रिक्स बिल्डिंग, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ट्रू आर्क्स, थर्ड ऑप्शन है बिल्डिंग ऑफ वर्शिप और फोर्थ ऑप्शन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्न्ड ब्रिक्स बिल्डिंग। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2800 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक के बीच में एग्जिस्ट करता था। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये अपने बर्न्ड ब्रिक्स बिल्डिंग के लिए फेमस था, क्योंकि बर्न्ड ब्रिक्स से यहाँ पे सिटाडल्स बनाए जाते थे, टाउन प्लानिंग की जाती थी और ड्रेनेज सिस्टम भी बर्न्ड ब्रिक्स से बनाए जाते थे। इसके कुछ फेमस साइट्स भी हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन और लोथल। अब देखते हैं कि सबसे नॉर्थ साइड में कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया जाता है। तो सबसे ऊपर में मांडा नामक इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया गया है, सबसे साउथ में दैमाबाद और सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर और सबसे वेस्ट में बालूचिस्तान के मकरान कोस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिहार में कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट नहीं पाए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, मतलब मेगास्थनीज इनमें से किसका एम्बेसडर था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, डेरियस और द ग्रीक्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्यूकस। अब देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो एक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर एक सेल्यूसिड डायनेस्टी का रूलर था, जिसने मेगास्थनीज को मौर्यन एम्पायर में अपना एम्बेसडर बनाकर पाटलिपुत्रा में रखा था। और मेगास्थनीज अपने किताब के लिए फेमस रहा, जिसने एक बुक को लिखा जिसका नाम है इंडिका, जिस किताब में उसने भारत का वर्णन किया और इंडिया अपने एक्सपीरियंस को भी साझा किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑन, मतलब कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र वो किस चीज़ पर लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इकोनॉमिक रिलेशन, सेकेंड ऑप्शन है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, थर्ड ऑप्शन है फॉरेन पॉलिसी, फोर्थ ऑप्शन है वेल्थ एक्यूमुलेशन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अब देखते हैं अर्थशास्त्र किताब के बारे में। अर्थशास्त्र जो है वो एक बुक है जो कि पॉलिसी एंड ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट के लिए लिखा गया है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या क्या होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाएगा, गवर्नमेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करेगा और बेसिकली गवर्नमेंट रन कैसे करेगा किसी भी जगह पे। इसमें वेरियस पोस्ट के बारे में भी जिक्र की गई है कि कौन से एम्प्लॉय को कौन से पोस्ट पे कैसे चुना जाएगा और कैसे रखा जाएगा। अब देख लेते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य एक प्रोफेसर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जिनको बाद में मौर्यन एम्पायर में प्रधानमंत्री का पद दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी त्रिपिटका आर दी सेक्रेड बुक्स ऑफ, त्रिपिटका सेक्रेड बुक इनमें से किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है जैन,
सेकेंड ऑप्शन है हिंदूज, थर्ड ऑप्शन है पारसीज, फोर्थ ऑप्शन है बुद्धिस्ट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी बुद्धिस्ट। अब देखते हैं त्रिपिटाका के बारे में। बुद्धिस्ट में त्रिपिटाका 3 तरह के थे, या फिर बोल सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। फर्स्ट है विनय पिटाका। विनय पिटाका जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ए लिविंग ऑफ मोनेस्टी, मतलब मोनेस्टिक लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है। अगला है सुत्त पिटाका। सुत्त पिटाका जो है बुद्धा ने जितने भी सरमॉन्स दिया था उसके कलेक्शन को बताता है। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटाका। जितने भी बुद्धा के टीचिंग्स थे उनके फिलोसफिकल डिस्कशन को इसमें लिखा गया है। अब देखते हैं हर एक ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन है जैन। तो जैन के सबसे होली बुक है कल्पसूत्रा, जो कि जितने भी जैन तीर्थंकर आए हैं उनके बायोग्राफी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हिंदूज। हिंदूज के सबसे सेक्रेट बुक रहे वेदास। और अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन यानी कि पारसीज। पारसीज का जो सबसे सेक्रेट बुक रहा है वो है अवेस्ता, जिसका लैंग्वेज कहीं ना कहीं संस्कृत से मेल खाता है। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकास धम्मा इज, मतलब अशोका के धम्मा का सबसे मुख्य बिंदु क्या रहा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द लॉयल्टीज टू द किंग, सेकेंड ऑप्शन है पीस एंड नॉन वायलेंस, थर्ड ऑप्शन है रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, और फोर्थ ऑप्शन है रिलीजियस टॉलरेंस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें दिए गए सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अब देखते हैं अशोका के धम्मा के बारे में। धम्मा तो जो था एक कोड ऑफ कंडक्ट था। इसका मतलब ये कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं था, ये एक नॉबलेस्ट आइडिया था ह्यूमैनिज्म का। मतलब जितने भी धर्म थे उनके अच्छे से आइडियाज़ को मिलाकर अशोका का धम्मा बनाया गया था। धम्मा जो है वो अशोका के जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं या फिर अशोका के जितने पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे धम्मा हमें मिलता है लिखा हुआ। और अब देखते हैं ऑप्शंस को कि वो कहाँ कहाँ जिक्र किए गए हैं। जैसे कि पीस एंड नॉन वायलेंस। पीस एंड नॉन वायलेंस का जिक्र हमें मिलता है मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट में। अब देखते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन को यानी रिलीजियस टॉलरेंस। इसका जिक्र मिलता है मेजर रॉक एडिक्ट 7 और 12 में। जैसे लॉयल्टी टू द किंग और रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स ये अंडरस्टूड था, ये कहीं पार्टिकुलरली कोई स्पेशली लिखा नहीं गया है, ये पार्ट है सबका। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज ए पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन, मतलब मॉडर्न सोसाइटी का जो डिवीज़न था 7 क्लासेस में वो जिक्र कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है कौटिल्याज अर्थशास्त्र, मतलब कौटिल्या का लिखा बुक अर्थशास्त्र में। सेकंड है अशोकन एडिक्ट, थर्ड ऑप्शन है द पुराण्स, और फोर्थ ऑप्शन है द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। अब हम देखते हैं कि एक एक ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट है कौटिल्या का अर्थशास्त्र। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि अर्थशास्त्र जो है वो बताता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी या गवर्नमेंट कैसे चलेगी। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन यानी अशोकन एडिक्ट को। अशोकन एडिक्ट जो है टोटल 15 मेजर रॉक एडिक्ट है, 14 माइनर रॉक एडिक्ट है और 7 पिलर इंस्क्रिप्शन है। अब देखते हैं पुराण के बारे में। पुराण जो है एक हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट था जो कि एक वेदा का पार्ट रहा है। अब देखते हैं मेगास्थनीज का किताब यानी इंडिका के बारे में। इंडिका जो है वो मॉडर्न सोसाइटी को 7 भाग में बांटकर स्टडी किया गया है।
अब देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो थे एक ग्रीक हिस्टोरियन और डिप्लोमेट थे जिसने इंडिया को काफ़ी डीपली स्टडी किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 7। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मतलब जो चाइनीज पिलग्रिम थे फाहियान, उसने इंडिया के किस शासनकाल में इंडिया को विजिट किया था, मतलब किसकी रूलिंग में इंडिया को विजिट किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है चंद्रगुप्ता, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, थर्ड ऑप्शन है रामगुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है श्रीगुप्त। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखते हैं फाहियान के बारे में। तो फाहियान ने इंडिया को विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, और चंद्रगुप्त सेकंड को ही हम लोग विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं, जिसने 4th AD में रूल किया था भारत पे। फाहियान जो है वो अपने विजिट के लिए जाना जाता है लुम्बिनी का, और जितने भी बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस थे उनके विजिट के लिए भी। फाहियान ने अपने ट्रैवलॉग को लिखा था जिसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, और अपने एक्सपीरियंस के भी बारे में साझा किया था इस किताब में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 8th पे। द चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर, मतलब चोला एज जो था, जो चोला एम्पायर था, वो किस चीज़ के लिए फेमस था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है विलेज असेंबलीज, सेकेंड ऑप्शन है वॉर विद राष्ट्रकूटाज, थर्ड ऑप्शन है ट्रेड विद सिलोन, फोर्थ ऑप्शन है एडवांसमेंट ऑफ तमिल कल्चर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलेज असेंबलीज। अब देखते हैं चोला डायनेस्टी के बारे में। चोला डायनेस्टी जो है वो अपने विलेज असेंबलीज के लिए फेमस रहा है, और चोला डायनेस्टी जो था यानी चोला एम्पायर, वो अपने सबसे लंबे समय तक के रूल के लिए जाना जाता है साउथ इंडिया में। जो सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं इस चोला एज से रिलेटेड वो है अशोका का पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि 3rd BC में बनाया गया था अशोका के द्वारा। अब देखते हैं चोला एम्पायर के जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, यानी कि उसके सबसे ताकतवर राजा। तो सबसे ताकतवर राजा उसके रहे हैं चोला एम्पायर के, वो हैं राजराजा फर्स्ट, और इन्होंने ईस्टर्न चालुक्य वेंगी के जो ईस्टर्न चालुक्य थे उनको हराया था, मदुरई के जो पांड्या थे उनको भी हराया था, और मैसूर के जो गंगाज थे उनको भी हराया था। क्योंकि ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो इन्होंने ही कमीशन किया था कि कुछ खास टेम्पल्स बनाया जाए, जैसे कि तंजौर में, और इनके स्टाइल को भी एक अलग सा नाम दिया गया, और इनके टेम्पल्स को भी इन्हीं के नाम पे नाम रखा गया। जैसे कि इनके टेम्पल्स को रखा गया राजा राजेश्वर टेम्पल, जो तंजौर में बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड, यानी जो माइटी गेटवेज जो होते हैं टेम्पल्स पे साउथ इंडिया में, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिखर्स, सेकेंड ऑप्शन है गोपुराम्स, सेकेंड ऑप्शन है देवालयाज, और फोर्थ ऑप्शन है मंडपाज। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गोपुराम्स। गोपुराम जो है वो जितने भी द्रविडियन स्टाइल के साउथ इंडिया में जो भी टेम्पल्स हैं उनके एंट्री को गोपुराम्स बोला जाता है। जैसे कि जो भी टेम्पल बने हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सारे जगह पे द्रविडियन स्टाइल में मिल जाएंगे जहाँ पे गोपुराम्स एंट्री बना होता है। अब देखते हैं शिखर्स के बारे में। शिखर्स जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है हिंदी में माउंटेन पीक। अब देखते हैं देवालयास के बारे में। देवालया यानी कि एवोर्ड ऑफ गॉड,
इसे टेम्पल भी बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे भगवान का वास होता है या फिर भगवान की पूजा करते हैं। अब देखते हैं मंडप्स के बारे में। ये एक इंडियन आर्किटेक्चर होता है, एक पिलर्ड आउटडोर हॉल होता है जहाँ पे पब्लिक रिचुअल यानी पूजा पाठ जहाँ पे किया जाता है, मंडप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन, मतलब विजयनगर एम्पायर का रिमेन्स कहाँ से मिलता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है बीजापुर, सेकेंड ऑप्शन है गोलकोंडा, थर्ड ऑप्शन है हम्पी और फोर्थ ऑप्शन है वरोड़ा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी हम्पी। अब देखते हैं विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर जो है वो रूल करता था डेक्कन प्लेट्यू रीजन पे जो साउथ इंडिया का है। विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया गया था 1336 एडी में, सॉरी बीसी में। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हरिहर फर्स्ट और उसके भाई बुक्का राया फर्स्ट के द्वारा। विजयनगर एम्पायर जो था एक संगम डायनेस्टी का पार्ट था, जिसने बहुत सारे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिस आर्किटेक्चर को बोलते हैं हम लोग विजयनगर आर्किटेक्चर स्टाइल। तो आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।